हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है राइट ऑफ वे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। एज पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21 सिंस द 1970s, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन करता चला आ रहा है 1970 से, उसी के एक तरीके से उसी के संदर्भ में इट हैज़ डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर कर दिया है राइट टू वॉक ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ अ फंडामेंटल राइट, कि एक फुटपाथ में चलना जो है इंसान का क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। और वो किसके अंतर्गत जोड़ा गया है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। द बेंच ऑफ जस्टिसेस PS नरसिम्हा एंड अतुल S चंदुरकर रीअफर्म द राइट इन अ केस सीकिंग हायर कंपनसेशन। कह रहा है कि जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें PS नरसिम्हा जस्टिस जी थे और अतुल S चंदुरकर थे, उन्होंने एक बार फिर से पुष्टि की है, दोबारा से कंफर्म किया है इस राइट को। किस केस में? जहां पर हायर कंपनसेशन की मांग हो रही है फॉर अ 5-year-old बॉयज डेथ, जो 5 साल का लड़के की डेथ हो गई है उसके लिए, आफ्टर बीइंग स्ट्रक एंड किल्ड बाई अ टैंकर लॉरी इन अ कर्नाटका। और उसकी डेथ हुई है कि एक तरीके से जो टैंकर लॉरी थी वो उससे आके टकरा गई और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई कर्नाटका में। ठीक है, इसी केस को लेकर, इसमें क्योंकि जो उनके घर वाले होंगे वो कंपनसेशन मांग रहे होंगे, इसी केस को लेते हुए नरसिम्हा और अतुल S चंदुरकर की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने दोबारा से ये रीअफर्म किया है कि जो राइट टू वॉक है अब वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। एज मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम मोर वाइड स्प्रेड, कह रहा है कि जो मोटराइज ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट जिसमें इंजन है ना, जो गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। द बेंच नोटेड विद रेगरेट दैट वॉकिंग हैज़ बिकम एन इनकन्वीनियंस। तो बेंच ने इस बात को अफसोस के साथ ये माना है कि अब एक तरीके से सड़क पर चलना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो गई है, इनकन्वीनियंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। with motorists often treating pedestrians as a nuisance to be tolerated or cleared। और साथ ही साथ जो मोटरिस्ट ड्राइवर होते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं, वो उनको एक तरीके से बाधा के रूप में देखते हैं। न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा या कोई सिर दर्द, और एक तरीके से वो ये समझते हैं कि बस उनको टॉलरेट करना है इन यात्रियों को, या वो ये चाहते हैं कि उनको पूरी तरीके से हटा दिया जाए ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो आराम से आती जाती रहें। इन द एब्सेंस ऑफ नेशनल लॉ गवर्निंग पेडेस्ट्रियन राइट्स, कह रहा है कि हमारे देश में एक नेशनल कानून नहीं है ये पैदल चलने वालों के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेडेस्ट्रियन सेफ्टी इज स्प्लिट अक्रॉस म्यूनिसिपल लॉज, कह रहा है इसीलिए जो जिम्मेदारी है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी की वो अलग अलग म्यूनिसिपल लॉज में बढ़ जाती है। टाउन प्लानिंग स्टैट्यूट्स एंड स्ट्रीट डिज़ाइन गाइडलाइंस, और साथ ही साथ जो टाउन प्लानिंग है मतलब सिटी के डेवलपमेंट के जो कानून है उसमें बढ़ जाती है, और जो स्ट्रीट डिज़ाइन गाइडलाइंस है, जो निर्देश है, उसमें होती है। मतलब हमारे पास पेडेस्ट्रियन के लिए कोई भी कानून नहीं है नेशनल लेवल में, इसीलिए जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो म्यूनिसिपल लॉज के ऊपर निर्भर करती है। किस तरीके से जो टाउन प्लानिंग के लॉज होते हैं, है ना, कानून होते हैं, उनके ऊपर स्टैट्यूट्स का मतलब होता है लॉ, और जो स्ट्रीट डिज़ाइन गाइडलाइंस है उनके ऊपर निर्भर करती है। एज सच, कह रहा है कि इसी कारण से पेडेस्ट्रियंस आर कंसीडर्ड टू बी सेफ इफ दे फेस नो इमीडिएट फिजिकल हार्म। कह रहा है कि पेडेस्ट्रियन को तभी सेफ माना जाता है अगर उनको किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है, मतलब अगर चलते वक्त उनके हाथ पैर नहीं टूटे हैं तब तक ये माना जाता है कि हाँ ये पैदल चलने वाले सेफ हैं। मोस्ट सिटीज ऑल्सो लैक कॉन्टिन्यूस अनऑब्स्ट्रक्टेड फुटपाथ, कह रहा है कि ज़्यादातर जो शहर हैं उसमें जो फुटपाथ है, अगर आपने रोडों में देखा होगा, ऐसा है ही नहीं कि पूरे फुटपाथ जो है वो खुले हुए हैं, कहीं ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई जाती है, बाधाएं आई जाती हैं। वेयर फुटपाथ डू एग्जिस्ट, जहाँ पे सिटीज़ में क्या कहते हैं फुटपाथ हैं, दे आर ऑफन इंक्रोच्ड ऑन बाई पार्किंग वेंडर्स यूटिलिटीज़ कंस्ट्रक्शन डेब्रिज। तो वो जो फुटपाथ है, जैसे मान लो ये फुटपाथ है तो यहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, ठीक है, वेंडर अपने ठेला लगा लिया उन्होंने, और लोगों ने अपने सामान रख दिए हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गिट्टी पड़ी हुई है, सरिया पड़ी हुई है, एंड कंपीटिंग प्रेशर सच एज रोड वाइडनिंग वर्क।
और एक लगातार रोडों के ऊपर जो फुटपाथ है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है। जैसे कि मान लो रोड चौड़ी हो रही है तो उसका भी प्रेशर पड़ रहा है, पता चला फुटपाथ को कट गया, वही रोड ही चौड़ी हो गई। तो ये लगातार हमारे साथ फुटपाथ में प्रॉब्लम आ रही है। वाइल अ राइट टू वॉक इज डिजायरेबल, कह रहा है कि जो राइट टू वॉक है एक तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे पास हो, कि ये जो अधिकार है चलने का वो हम चाहते हैं। The idea that pavements belong to pedestrians and that they have right of way should be cultural in order to endure। कह रहा है कि ये जो आइडियाज़ हैं कि ये जो रास्ते हैं ये पैदल चलने वालों को बिलोंग करते हैं, और ये जो राइट ऑफ वे है जो क्या कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट दे रहा है कि हमारा अधिकार है, ये तभी तक सफल हो सकते हैं, इंड्योर मतलब काफ़ी समय तक रह सकते हैं, जब तक हम इसे अपने कल्चर में ना उतार लें। मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो कानून है ये सफल हो, तो कहीं ना कहीं हमें इसे अपने कल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर लाना होगा, एक तरीके से दिखाना होगा कि हाँ ये हमारा एक कल्चर का पार्ट है कि हम लोगों को सड़क में चलने के लिए जो पेवमेंट बनी हुई है उसमें रास्ता देते हैं। राइट बेस्ड लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट हैज सॉट टू चेंज पब्लिक कल्चर हैज हैड मिक्स्ड सक्सेस। कह रहा है कि जब लेजिस्लेशन मतलब कानून, जब राइट बेस्ड कानून भारत में आया है जिसने लोगों में या पब्लिक का कल्चर चेंज करने की कोशिश करी है, तो देखने को मिला है एक मिक्स्ड रेस्पॉन्स। मतलब ना तो वो बहुत ज़्यादा सफल रह पाया है, ना ही बहुत ज़्यादा असफल हुआ है। द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 sought to protect vendors from harassment as under आर्टिकल 19(1)(g। कह रहा है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 आया था उसने जो क्या कहते हैं बगल बगल में ठेला लगा के खड़े रहने वाले जो लोग होते हैं, अपना सामान बेचते हैं, उनको हैरेसमेंट से बचाने के लिए आया था, क्योंकि आर्टिकल 19(1) के ए के अंतर्गत उनको एक तरीके से संरक्षण मिला है कि वो अपनी आजीविका के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब हम लोग को ना जो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत यही है ना कि राइट है हमको कि हम भैया अपने कमाने खाने के लिए काम कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इसी हैरेसमेंट से बचाने के लिए ये जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 था वो आया था। बट इन मोस्ट सिटीज़, कह रहा है कि ज़्यादा सिटीज़ में, म्यूनसिपैलिटीज़ में स्टिल कंडक्ट एविक्शन ड्राइव, कि ज़्यादातर अभी भी एविक्शन ड्राइव्स हो रहा है। एविक्शन ड्राइव्स का मतलब होता है कि फोर्सफुल तरीके से वो जो वेंडर्स हैं या फिर ठेले वाले हैं उनको हटा दिया जा रहा है वहाँ से। वाइल इम्प्लीमेंटेशन हैज़ लैग्ड बिकॉज द एक्ट रिक्वायर सर्वे। और ये जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 आया था, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, लागू करना है, वो काफ़ी धीमा है, क्योंकि इस एक्ट में ज़रूरत थी कि सर्वे किया जाए पहले, फिर टाउन वेंडिंग कमिटीज़ बनाई जाए, मतलब टाउन में जो वेंडर हैं उनके लिए कमिटीज़ बनाओ, एंड द डिमार्केशन ऑफ वेंडिंग जोन, सिटी में कहाँ कहाँ ठेले खड़े हो सकते हैं उसका एक बाउंड्री या जोन बनाना था। प्रोसेसेस, कह रहा है इतने सारे जो प्रोसेस थे दैट मैनी अर्बन लोकल बॉडीज हैव डिलेड, जो कि इतनी सारी अर्बन लोकल बॉडीज शहरों की उन्होंने इसको डिलेट कर दिया या फिर पूरी तरीके से अबंडन कर दिया, पूरी तरीके से छोड़ दिया, मतलब इन्होंने अपना काम पूरी तरीके से नहीं किया। वीक इम्प्लीमेंटेशन हैज़ अलाउड इनफॉर्मल रेंट सीकिंग बाई ऑफिशियल टू परसिस्ट इन सम केसेस। अगर आपको पता होगा कि जो ठेला अगर कोई लगा रहा है, मान लो उसके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है या परमिशन नहीं है, तो क्या होता है कि एक मान लो कि पीसीआर से कोई व्यक्ति घूम रहा है, पुलिस वाला ही घूम रहा है मान लो, और वो इंस्पेक्टर है उस एरिया का, तो इससे कहेगा भाई ठीक है चलो तो मुझे डेली के 2000 रुपये दे दो, फिर यहाँ पे ठेला लगाओ अपना, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ये जो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया उसकी वजह से ये जो इनफॉर्मल रेंट सीकिंग हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है जो प्रॉफिट देख रहा है, जो प्रॉफिट उठाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो इनफॉर्मल तरीके से ये जो ऑफिशियल्स हैं ये जो प्रॉफिट उठाना चाह रहे हैं, कई मामलों में अभी भी ये होता चला रहा है, परसिस्ट है। द न्यू जजमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू सेट अप डिस्प्यूट्स विद द 2014 एक्ट। कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नया अपना फैसला दिया है ये 2014 एक्ट के साथ भी एक डिस्प्यूट खड़ा करने वाला है, मतलब एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला है। टू सेटअप डिस्प्यूट्स का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। सेकेंड, दूसरी चीज क्या है, द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2023 कर्टेड पब्लिक स्मोकिंग ओवर 20 ईयर्स। कह रहा है कि जो सिगरेट और अदर टोबैको प्रोडक्ट था 2003 का, कर्टेल का मतलब होता है कटौती करना या उसको कंट्रोल में लाना। तो जो लोगों की स्मोकिंग थी उसकी आदत को उसने एक तरीके से कंट्रोल में लाया है या कम किया है इन 20 सालों में।
बट नॉट बाई रेस्टिट्यूशनरी रेमेडीज। रेस्टिट्यूशनरी रेमेडीज का मतलब होता है कंपनसेशन वाला सॉल्यूशन। मान लो कि मैंने आपकी गाड़ी को पीछे से ठोकर मार दी, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही आप गुस्से से आए, मैंने कहा लो भाई लो 2,000 रुपये लो, सही करा लो, ठीक है। आपने कंपनसेशन दे दिया, भले ही तुम्हारा नुकसान हुआ या तुम कहीं पेपर देने जा रहे होगे, तुम्हारा टाइम खराब हुआ, उसका कोई मतलब नहीं, मैंने पैसा दे के तुरंत कंपनसेट कर दिया। तो वही कह रहा है कि जो पहले क्या था कि जो ये जो सिगरेट और अदर टोबैको प्रोडक्ट वाले मामले में जो लोगों की आदत छूटी है या कम हुई है इन 20 सालों में, वो रेस्टिट्यूशनरी रेमेडीज की वजह से नहीं हुई है, कंपनसेशन की वजह से नहीं हुई है, जैसा कि कोर्ट ने इस वॉकिंग वाले मामले में कर दिया है। बट विद कंसिस्टेंट सोशल मैसेजिंग एंड स्मॉल इमीडिएट फाइन। कह रहा है कि ये जो अदर टोबैको प्रोडक्ट 2003 में जो लोगों के अंदर चेंज आया है, वो एक लगातार कंसिस्टेंट सोशल मैसेजिंग, मतलब समाज में एक बार बार एक तरीके का अभियान चलाया गया जिससे लोगों को मैसेज पहुंचा, नहीं ये कहीं ना कहीं खराब चीज़ें हैं, स्मोक करना खराब है। इसलिए लोगों ने धीरे धीरे अपनी आदतों को कंट्रोल किया, और अगर जिसने नहीं किया तो उसको छोटे मोटे तुरंत एक फाइन लगा दिया गया, 500 रुपये का फाइन लगा दिया गया। तो अगली बार ये हुआ कि आदमी ने पब्लिक में या फिर कहीं खुले में पीना जो है वो छोड़ दिया उसको। फाइनली, डिस्पाइट स्ट्रिक्ट लॉज एंड स्वच्छ भारत मैंडेट्स, द कल्चर ऑफ लिटरिंग रिमेन्स बिकॉज द लॉ फोकसेस ऑन सिटीजन ड्यूटी। कह रहा है कि बहुत से स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए, स्वच्छ भारत की जो एक तरीके से निर्देश थे उसको दिए गए, उसके बावजूद भी अभी भी कचरा जो है वो फैलता है। लिटरिंग का मतलब होता है कि लोग जो कचरा फेंक देते हैं ना, उसको बोलते हैं। क्योंकि जो लॉ है, जो कानून है, वो नागरिकों की जो ड्यूटी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि वो भाई अपने जो जितने उनके कचड़े हैं उसको सेग्रीगेट कर दें, मतलब अलग अलग कर लें। सॉलिड वाला इधर रखें, लिक्विड वाला इधर रखें, न्यूज़पेपर वाला इधर रखें। वेयर एज जबकि स्टेट हैज़ ऑफन ओवरलुक्ड इट्स ड्यूटी टू कलेक्ट सेग्रीगेट वेस्ट। जबकि जितने भी स्टेट हैं या गवर्नमेंट एक तरीके से कह सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। जो वो क्या कहते हैं वेस्ट उनको कलेक्ट करना चाहिए, वो कभी भी सही तरीके से नहीं करते। तो वही कह रहा है कि कानून इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है कि ये डेली कचरा नहीं उठा रहे हैं, कानून बार बार लोगों सिटीजन के ऊपर फोकस कर रहा है कि वो कचरे को अलग अलग नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार से इफ द स्टेट डजंट बिल्ड फुटपाथ, कि अगर सरकारें जो हैं या सरकार जो है वो फुटपाथ को नहीं बनाती है, द सिटीजन्स राइट विल बी मीनिंगलेस। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को अधिकार दिया है फुटपाथ में चलने का, उसका कोई मतलब नहीं है। द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल नज में दस लीड टू नो रियल चेंज इफ इट रिमेन्स अ लीगल टूल फॉर कंपनसेशन आफ्टर अ ट्रेजेडी। कह रहा है कि जो कोर्ट ने एक संवैधानिक तरीके से पुश दिया है सरकार को, ये याद दिलाया कि भाई आपका ये कर्तव्य है कि आप लोग रास्ता बनाएं और लोगों को आराम से चलने के लिए एक तरीके से जगह दें। कह रहे हैं कि इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं ला पाएगा ये ग्राउंड लेवल पर, अगर इस लीगल टूल का जो यूज़ है वो सिर्फ कंपनसेशन के लिए होगा। एक घटना के बाद मान लो कि किसी का कोई भी होगा, मान लो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, यहाँ चल रहा है, ट्रक ने मारी टक्कर, मर गया वो। अब क्या होगा कि यहाँ पे बोलेगा, इसके परिवार वाले बोलेंगे भाई इसको राइट है, इसको तो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो क्या होगा, जो क्या कहते हैं ट्रक का ओनर होगा वो आएगा, ठीक है ले लीजिए भैया 10 लाख रुपए ले लीजिए, मामला खत्म करिए, बात खत्म हो गई। इससे फायदा क्या हुआ, क्या अगली घटना नहीं होगी, फिर से अगली घटना होगी। तो वही कह रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये सिर्फ कंपनसेशन कानून की तरह ही यूज करेंगे इसको लोग। A state using it to cleanse streets of informal commercial activity could also gentrify these public spaces। और कह रहा है कि सरकार जो है वो स्ट्रीट्स को क्लीन करने के लिए, क्लीन मतलब उसको पूरी तरीके से वहाँ पे जितने भी गरीब वरीब लोग हैं या ठेला लगाए हुए हैं उसको हटाने के लिए इस कानून का यूज़ करेंगी। और जिससे क्या होगा कि मान लो ये यहाँ पर कोई है, बहुत अच्छी सी मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे सब ठेले लगे, हटा दिया गया इसको, फिर इसको जेंट्रीफाई कर देंगी। जेंट्रीफाई मतलब अमीर लोगों के लिए बना देंगी। उससे होगा क्या, क्रिमिनलाइज द सर्वाइवल ऑफ द अर्बन पुअर। तो जो अर्बन वहाँ का पुअर आदमी है जो इस ठेलों के ऊपर निर्भर था, उसका जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। The nudge principal path to success will be by moving the state funds toward pedestrian infrastructure। कह रहा है कि ये जो कोर्ट ने एक तरीके से नज दिया है, सरकार को याद दिलाया है कि भाई आप पेडेस्ट्रियन फुटपाथ का कुछ करिए, ये लोगों का फंडामेंटल राइट है। तो कह रहा है कि इसकी सफलता तभी होगी
जब स्टेट जो सरकारों का पैसा है वो पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब रोडों बनाने में लगाया जाएगा कि लोगों के लिए कम से कम जगह बनाई जा सके कि लोग उसके ऊपर टहल सकें। ठीक है। What does the author want to convey regarding right-based legislation and judicial nudges? कह रहा है कि ऑथर क्या कन्वे कर रहा है, क्या मैसेज कन्वे कर रहा है लेजिस्लेशन, राइट बेस्ड लेजिस्लेशन कानून को लेकर, और जो ये जो एक तरीके से कोर्ट ने नज किया है, एक पुश किया है उसको लेकर। A fundamental right declared by the code will fail in India unless it is supported by consistent social messaging and small। नहीं, कह रहा है कि फंडामेंटल राइट जो है वो फेल कर जाएगा, जबकि हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल राइट वाले जो लेजिस्लेशन कानून है वो पहले भी मिक्स्ड सिग्नल देते आए हैं, मतलब मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है, तो ये तो गलत हो गया। अ लीगल राइट अलोन इज इनसफिशिएंट। ठीक है, वो जो कानून है वो अपने आप में ही सफिशिएंट नहीं होगा सिर्फ। द सक्सेस ऑफ पेडेस्ट्रियन राइट रिलाइज ऑन स्टेट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन जस्ट यूजिंग द लॉ फॉर पोस्ट स्ट्रेटजी कंपनसेशन। कह रहा है कि जो सक्सेस है ये पेडेस्ट्रियन राइट का उसके ऊपर निर्भर करता है कि सरकारें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए बजाय इसके कि इस कानून का यूज़ कंपनसेशन देने के लिए हो। बिल्कुल सही बात है। If the state blindly enforces the right to walk by clearing streets, it risks criminalizing the urban poor and gentrifying public space। बिल्कुल सही है। कह रहा है कि अगर स्टेट ने ब्लाइंडली तरीके से जगहों को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ जो अर्बन पुअर है उस तरीके से उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी और उस जगह को अमीरों के लिए ही सिर्फ बना दिया जाएगा। तो ये भी सही है। तो बी सी जो है हमारा आंसर है। ठीक है। कंपनसेशन क्या है, किस टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन, क्या किसी का नाम होता है कंपनसेशन? नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक आइडिया है जिसको हम समझ सकते हैं, कंपनसेट कर देंगे, कंपनसेशन दे देंगे, हो सकता है। कंक्रीट नाउन है, कंक्रीट मतलब जो एकदम ठोस है, जैसे डॉग हो गया, टेबल हो गया। नहीं। कलेक्टिव नाउन मतलब जैसे टीम हो गया, ठीक है, और जितने भी ग्रुप हो गए तो उनको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑथर की चिंता क्या है पैसेज में देखते हैं। पॉसिबिलिटी दैट द न्यू जजमेंट विल ट्रिगर लीगल कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग लॉ लाइक द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। ठीक है, एक संभावना बनती है कि जो नया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है वो 2014 का जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है उसके साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। तो ये बताया गया है पैसेज में, सही है। फेलियर ऑफ द स्वच्छ भारत मैंडेट ड्यू टू द लैक ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इन वेस्ट सेग्रीगेशन। कह रहा है कि जो स्वच्छ भारत जो मैंडेट है वो इस वजह से फेल हुआ था क्योंकि जो लोग थे वो वेस्ट सेग्रीगेशन करने में असफल रहे थे, उन्होंने सही से अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया था। बिल्कुल गलत है। तो ए हमारा जो है वो आंसर है। द ऑथर एट्रीब्यूट द मिक्स सक्सेस ऑफ राइट बेस्ड रिफॉर्म्स इन इंडिया टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कह रहा है कि जो मिक्स्ड सक्सेस मिला है राइट बेस्ड रिफॉर्म्स को, ऑथर ने किन किन वजहों को श्रेय दिया है इसके लिए और किसको नहीं दिया है, ये देखना किस सेंटेंस को नहीं दिया है। द एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया एंड प्रोसीजरल अमेंडमेंट बाय लोकल म्युनिसिपल बॉडी, ये एकदम सही है। एक तरीके से जो प्रशासन का बहुत ढीलापन है और उन्होंने काम नहीं किया है, त्याग दिया है अपने कामों को करने के, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल इसी वजह से है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। द स्ट्रक्चरल एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज यूनिफॉर्म नेशनल स्टेचुरी फ्रेम, एक तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड कानून नहीं है पेडेस्ट्रियन राइट्स को लेकर, तो ये भी एकदम सही है। द बिहेवियरल रेजिस्टेंस ऑफ सिटीजन टू अडेप्ट टू प्रोग्रेसिव लीगल मैंडेट्स। कह रहा है कि एक लोगों का क्या कहते हैं रेजिस्टेंस देखने को मिला है, उन्होंने कभी भी जो ये लीगल मैंडेट है, जो भी निर्देश है, उसको पालन करने में एक तरीके से हिचकिचाहट दिखाई है। ऐसा कहीं बताया नहीं गया है ना, तो ये आंसर हो सकता है। द स्टेट्स फेलियर्स टू बैक रेगुलेटरी मैंडेट्स विद ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन। हाँ, ये भी बात सही है कि जो एक तरीके से कानून आए हैं उसको स्टेट पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मतलब जो कानून मान लो 2014 वाला भी आया था तो पूरी तरीके से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, तो ये भी सही है। तो सी हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार व्हाट डिटरमाइंस वेदर अ सिटीजन राइट टू वॉक ट्रूली इंड्योर्स, कि क्या चीज़ ये निर्धारित करती है कि ये जो सिटीजन राइट्स है ये लगातार लंबे समय तक चलेगा। हमने उन्हें पढ़ा था कि जब तक ये राइट हमारे कल्चर में नहीं आ जाएगा तब तक ये इंड्योर कर नहीं पाएगा। तो जुडिशियल इन्फोर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल कंपनसेशन आफ्टर एक्सीडेंट, कि एक तरीके से जुडिशियल इन्फोर्समेंट जरूरी है फाइनेंशियल कंपनसेशन में एक्सीडेंट के बाद, ये तो नहीं होना है, वो उस कानून का तो एज अ कंपनसेशन ही उसको यूज होना है। द इंटीग्रेशन ऑफ पेडेस्ट्रियन प्रायोरिटी इनटू द लोकल पब्लिक कल्चर, कि जो
पेडेस्ट्रियन की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो लोकल पब्लिक के कल्चर में उसको इंटीग्रेट करना है। यही बात एकदम सही है। 5B, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नेशनल पैनल कोड, एक बहुत तरीके की कड़ी सजा लगानी है जो लापरवाह ड्राइवर है, एरेंट ड्राइवर्स है, उनके लिए नहीं। द रिमूवल ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी म्यूनिसिपल स्ट्रीट, नहीं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, फिर स्टार्ट करते हैं। एवरी डे फॉर अबाउट अ मंथ, कह रहा है कि हर दिन एक महीने से मिस्टर सोमिना गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो हैं बिगन हर मॉर्निंग नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ अपार्टमेंट इन अ मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इन ईस्ट दिल्ली मयूर विहार। वो अपनी दिन की शुरुआत जो ईस्ट दिल्ली मयूर विहार में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी, वहाँ के हर दरवाजे को नॉक करके करती हैं। ऑल दो, हालांकि द स्कूल्स वेयर शी टॉट वॉज क्लोज फॉर द समर ब्रेक, जहाँ जिस स्कूल में वो काम करती हैं वो गर्मियों की छुट्टी के लिए बंद है। सोमेना हैड हर टास्क दैट फॉर हर आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एंड न्यूमरेटर फॉर द ऑनगोइंग सेंसस। कह रहा है कि जो सोमेना है अब उनको एक काम पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि उनको एक न्यूमरेटर की अपॉइंटमेंट मिल गया है जो इस समय जनगणना हो रही है उसके लिए। ठीक है, द एक्साइज रिलाइज ऑन अबाउट 33 गवर्नमेंट टीचर्स। कह रहा है कि ये जो एक्साइज है ये निर्भर करती है 33 लाख जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके ऊपर, और जो अदर न्यूमरेटर्स हैं, न्यूमरेटर्स का मतलब यहाँ पर जो जाके जनगणना कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, तो अलग अलग जो न्यूमरेटर्स हैं उनके ऊपर। हु डैश स्पेंड नियरली अ ईयर सर्विंग एन एस्टिमेटेड 1.4 बिलियन इंडियंस ऑन हाउसिंग एमिनिटीज़ एंड डेमोग्राफिक्स। कह रहा है कि ये जो लोग हैं न्यूमरेटर्स हैं ये एक साल अपना इन्हीं सब चीज़ों में बिता देंगे, हाउसिंग वहाँ पे कैसी है, कैसी सुविधाएं हैं, कैसा डेमोग्राफिक्स है, ये सब जानने में 1.4 बिलियन इंडियंस की। फॉर सोमेना द वर्क meant spent hours going डोर टू डोर इन अ ब्रूटल दिल्ली समर। कह रहा है कि सोमेना के लिए जो काम है इसका मतलब है घंटों जो है घंटों बिताना लोगों के घर घर जाकर इस झुलसाती हुई गर्मी में, विद टेम्परेचर कंसिस्टेंटली हॉवरिंग बिटवीन 40 डिग्री सेल्सियस एंड 42 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि जो तापमान है वो लगातार 40 से 42 डिग्री के बीच में बना हुआ है। She surveyed 150 flats spread across 17 apartment blocks, administered a 33 question survey to each household within 26 days। कह रहा है कि इन्होंने 26 दिन में 150 फ्लैट में जो कि 17 अपार्टमेंट ब्लॉक्स में बटा हुआ था वहाँ पे हर एक घर से जाकर 33 क्वेश्चन पूछे हैं। आई वॉज मेकिंग दोज विजिट डेली फ्रॉम May 19 सेट सोमेना। सोमेना का कहना है कि वो 19 मई से हर दिन इस तरीके की विजिट में जा रही हैं। आई हैड एन ऐप ऑन माई फोन टू रिकॉर्ड द डेटा। उनका बताना है कि उनके पास एक ऐप भी है जिससे वो इस डेटा को रिकॉर्ड कर सकती हैं अपने फ़ोन में। बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन द हाउस होल्ड ऑल्सो हैव टू बी मैप्ड एंड जियो टैग्ड ऑन द ऐप। कह रहा है कि क्वेश्चन पूछने से पहले जिस घर में वो जा रही हैं उस ऐप में इस घर की लोकेशन डालनी होगी, इसको जियो टैग करना होगा। लाइक सोमेना न्यूमरेटर्स वर्किंग ऑन द सेंसस रिपोर्ट फेसिंग सेवरल चैलेंजेस इन द फील्ड। कह रहा है कि सोमेना जैसे और भी जो न्यूमरेटर्स हैं उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये जनगणना करते वक्त, इंक्लूडिंग हाई हीट, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, कनेक्टिविटी इशू हो गया, मतलब आवागमन या फिर वहाँ पे कैसी कनेक्टिविटी उस एरिया में बहुत अच्छी नहीं होगी, और या फिर सेफ्टी कंसर्न्स हो गए। दो द एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड थ्रू अ डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। कह रहा है कि जबकि ये जो एक्सरसाइज की जा रही है जनगणना वाली, ये इस बार डिजिटल सिस्टम से हो रही है कि ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, उसी समय लोगों को सवाल पूछा जाए, उसी समय जवाब रिकॉर्ड हो जाए। फील्ड वर्कर्स सेट कंडीशन ऑन द ग्राउंड एंड सुपरविजरी इंस्ट्रक्शंस आर अफेक्टिंग डेटा कलेक्शन। फील्ड वर्कर्स का कहना है कि जो ग्राउंड में स्थिति है और जो उनको निर्देश मिले हैं वो डेटा कलेक्शन में प्रभाव डाल रहे हैं। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से, ऑल्सो फ्लैग्ड दीज इशू, इन इशूज़ को उन्होंने सोशल मीडिया में जाहिर किया है लोगों के सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है एक्सरसाइज का। एंटोनिम बताना है। एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहाँ पर ना। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास, तो एक तरीके से ये तो सिनोनिम हो गया। इनएक्टिविटी, ठीक है, ये एंटोनिम है। ऑपरेशन भी सिनोनिम हो गया, परफॉर्मेंस भी सिनोनिम हो गया ना, तो बी हमारा आंसर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सौम्या हैड हर टास्क डैश फॉर हर आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एंड न्यूमरेटर, है ना, यही था।
कट आउट, कट ऑफ, कट डाउन, कट इन। देखो कट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसकंटिन्यू कर देना, जैसे द पावर वॉज कट ऑफ, है ना। कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, टू कट डाउन ऑन शुगर। कट इन का मतलब होता है किसी की बात को रोक देना या उसको बीच में टोक देना। कट आउट का मतलब होता है कि आपके सामने एक ऐसा काम आ गया, ये पूरा ऐसे हैड हर टास्क कट आउट, हैड टास्क कट आउट फॉर, एक पूरा ईडियम है। इसका मतलब होता है कि आपके सामने बहुत ही एक डिमांडिंग काम आ गया है कि आपसे बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत लगने वाली है। तो समझना हैड हर टास्क कट आउट फॉर आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एंड न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ये कह रहा है कि थर्ड में क्या होगा, देखो हु 33 लाख गवर्नमेंट टीचर्स एंड अदर न्यूमरेटर से जो कि एक साल अपना बिताएंगे यही सब 1.4 बिलियन इंडियंस का एक तरीके से निरीक्षण करने में कि वो कहाँ रहते हैं, कैसी सुविधाएं हैं, कैसी जगह में रह रहे हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, स्पेंड है, वर्ब की बेस फॉर्म है, याद रखो कि मॉडल वर्ब चाहिए, और विल जो है वो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर को दिखा रहा है तो ठीक लग रहा है। ठीक है, एक मॉडल वर्ब भी और वर्ब क्या कहते हैं, विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है। विल हैव होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, स्पेंड होना चाहिए था, नहीं हुआ। वर्ब नहीं होगा, हैज़ टू नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए। यहाँ पे न्यूमरेटर का क्या मतलब है, हाई लेवल गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स, नहीं। ये क्या नीति बनाने वाले लोग हैं, नहीं। सुपरवाइजर हु मैनेज रियल टाइम कनेक्टिविटी, क्या ये सुपरवाइजर्स हैं, निर्देश करता है, नहीं। फील्ड वर्कर्स हैं, हाँ ठीक है। अपॉइंटेड टू कंडक्ट, जिनको अपॉइंट किया गया है डोर टू डोर डेटा कलेक्ट करने के लिए और हाउस होल्ड स्टैटिक्स को मैप करने के लिए, बिल्कुल सही है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से लोग ने एक तरीके से अपना जो चिंता है, उनकी जो समस्याएं हैं उसको सोशल मीडिया में फ्लैग किया, एक तरीके से लोगों के सामने दिखाया है। क्या होना चाहिए, मैनी ऑफ देम, यहाँ पे क्या है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, अच्छा फ्लैग्ड है, ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या आना चाहिए भाई, हैविंग लगा सकते हैं, नहीं। हैज़, नहीं, ये तो सिंगुलर हो गया। हैव, हाँ ठीक है, पास उसका पास का तो मतलब ही नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैनी ऑफ देम हैव ऑल्सो फ्लैग दीज इश्यूज ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, ये है पैरा नंबर। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, सबसे अलग लग रहा है। दिस कॉम्युनल सपोर्ट, दिस आ गया, नहीं, स्टार्ट करेंगे, हटाओ। इसका मतलब सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं। A vintage building in Fort Kochi preserve the rich artistic legacy of the iconic singer H. महबूब। H. महबूब जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक सिंगर थे, इनकी एक रिच आर्टिस्टिक सभ्यता को फोर्ट कोची में बचा के रखा गया है, जो कि एक विंटेज बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है, अब 2 के बाद या तो 1 हो सकता है या तो 2 के बाद 4 हो सकता है। द इनफॉर्मल कलेक्टिव स्पेसिफिकली डिजाइन दीज इंटरेक्टिव स्पेसेस, अब फिर दीज किसके लिए यूज हुआ, क्या 2 में किसी तरीके का कोई चीज़ है ऐसी जिसके लिए दीज यूज़ कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते, इसको हटा देते हैं, अभी हमें मतलब समझने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब 2-1 फिक्स्ड हो गया था। वीकली म्यूजिकल गैदरिंग एट दिस हिस्टोरिकल सेंचुरी ऑफर एस्पायरिंग लोकल आर्टिस्ट अ मॉडर्न प्लेटफॉर्म टू शो केस देयर टैलेंट। कह रहा है कि हफ्ते में जो म्यूजिकल गैदरिंग्स होती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं हिस्टोरिक सेंचुरी ऑफर में, ये लोगों को एक तरीके से प्लेटफॉर्म देते हैं अपना टैलेंट शो करने के लिए। तो 2-1 दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो 4, ये जो दीज इंटरेक्टिव स्पेसेस बताया जा रहा था, ये जो गैदरिंग्स हो रही हैं इनके लिए यूज़ किया गया है। तो 2-4 के बाद हम 4 का यूज़ करेंगे और लास्ट में 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। ठीक है, अब ये इसको पढ़ के देखो, ये ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन मैं उतार देता हूँ यहीं पे, तब तक आप लोग पढ़ो। पहले ए के साथ चाहते हैं कि पहला सेंटेंस, म्यूजिकल आर्टिविज्म पर्पसफुली एक्सप्लॉइट्स ह्यूमन इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन टू चैनल डिस्टिंक्ट पर्सनल ग्रीवियंसेस इनटू अ यूनिफाइड कल्चरल फोर्स। कह रहा है कि जो म्यूजिकल आर्टिविज्म है, मतलब कि एक तरीके से लोगों के अंदर एक ही तरीके का भाव पैदा करना, इमोशन पैदा करना, और जो लोगों की अलग अलग शिकायतें हैं उसको एकजुट कर कर एक ही फोर्स बना देना। ठीक है, मतलब मान लो कि आप गाने की धुन सुन रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, तो हम लोग एक ही क्या कहते हैं स्तर पे आ जाएंगे और हमारे विचार जो है मिल जाएंगे, तो हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। ऐसे ही करोड़ों लोगों का होगा तो एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो एक टॉपिक तो स्टार्ट हुआ है, कोई बात नहीं, अच्छा है।
3 को एक बार चेक कर लेते हैं। कन्वेंशनल लॉजिकल बैरियर्स, जो हमारे दिमागी बाधाएं हैं, रीडली डिजॉल्व, वो ख़त्म हो जाएंगी। व्हेन सेंसरी आर्टिस्टिक मीडियम, जब ये जो आर्टिस्टिक मीडियम है सॉन्ग है, ट्रिगर इमीडिएट इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन, जब हमारे अंदर ये इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन पैदा करेगा अक्रॉस डाइवर्स लिसनर ग्रुप्स, अलग अलग डाइवर्स जो लिसनर ग्रुप है उनके अंदर। ये भी ठीक लग रहा है कि भाई यहाँ पे जो इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन है, ये सेंसरी आर्टिस्टिक मीडियम के थ्रू अगर हम इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन पैदा कर दें तो एक डाइवर्स ग्रुप जो है वो एक तरीके से एक हो जाएगा, है ना। तो 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मगर एक बात देखो 3 में कि यहाँ पे जब इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन हुआ, ठीक है, तो इस इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट वाला सेंटेंस आया कि ये जो म्यूजिकल आर्टिविज्म है वो जानबूझकर जो ह्यूमन इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन है उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसका फ़ायदा उठाता है, ताकि जो अलग अलग लोगों की शिकायतें हैं उनको एक किया जा सके, उनको एक यूनिफाइड कल्चरल फोर्स की तरह यूज़ कर सके। ठीक है, 3-1 चाह सकते हैं क्योंकि एक दिख रहा है। और यहाँ पे अगर यूनिफाइड कल्चरल फोर्स का कुछ एक और कोई सेंटेंस दिखे, कोऑर्डिनेटेड मास मूवमेंट, कह रहा है कि एक ही साथ जो लोगों का मूवमेंट होता है, स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट व्हेन मार्जिनलाइज पॉपुलेशन एम्ब्रेस अ यूनिफाइड कल्चरल फोर्स अगेंस्ट। अच्छा देखो, यहाँ पे यूनिफाइड कल्चरल फोर्स की बात हुई थी, यहाँ पर भी यूनिफाइड कल्चरल फोर्स की बात हुई है कि एक मास मूवमेंट बन जाएगा अचानक से, मतलब इग्नाइट हो जाएगा जब जो कमज़ोर तबका है, पॉपुलेशन है, वो एक साथ आ जाएंगे एक सिस्टमिक ऑपरेशन के, मतलब जो एक सरकार है जो उनको लगातार दबा रही है, तो एक साथ आ जाएंगे तो एक मूवमेंट बन जाएगा। तो हो सकता है 3-1-4। फिर यहाँ देखो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस कैंपेन, अब यहाँ कंक्लूड कर रहा है कि जो ऐतिहासिक बहुत बड़े बड़े कैंपेन रहे, अल्टीमेटली कॉन्सोलिडेटेड मास मूवमेंट बाय वेपनाइजिंग फोक एंथम्स, उन्होंने अपने उस मास मूवमेंट में जो लोकगीत हैं उसको एक वेपन की तरह यूज़ किया था, जो अथॉरिटेटिव गवर्नेंस थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए। ठीक है, तो 3-1-4-2 जो है वो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, 1 जरूर लग रहा था स्टार्टिंग में, मगर जब थर्ड वाला सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन 3 के थे, इसलिए मैंने इसको चेक किया कि कहीं ऐसा ना हो कि 3 में क्योंकि कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई। जैसे यहाँ पे देखो 3-2 सेम है, और यहाँ पे 1-4 का जब ये दिखा मैंने कि सीक्वेंस चेंज करके कोशिश करी गई है कि कंफ्यूज किया जाए। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा 3-1-4-2। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।